बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इंपॉर्टेंट खबरें सबसे पहले तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तारीफ़ सिंपल ये है कि ये हाई कोर्ट एक ऐसे चीफ जस्टिस के हवाले कर दिया गया जिनको लाहौर से उठाकर लाया गया 26वीं आइनी तरमीम के नतीजे में। जस्टिस याह्या अफरीदी इनको लाहौर से लेकर आए और 15वें नंबर से उठा के ला के यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस बना दिया। इससे पहले आईने पाकिस्तान इसकी इजाज़त नहीं देता था कि किसी और हाई कोर्ट से किसी जज को ला के दूसरे हाई कोर्ट में बिठा दिया जाए। तो 26वीं आईनी तरमीम में इसका रास्ता खोला गया और फिर वहाँ से एक जज को लाकर यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस बना दिया गया। अब तब से लेकर अब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दो चार चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट की हैं। नंबर एक, इंसानी हकूक़ के मामलात को तो दफना कर रख दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़े लोगों को दीवार के साथ लगा दिया है। इंसाफ नापैद हो गया है। हुकूमत की चाकरी चल रही है अदालत में। और जो नए आने वाले जजेस हैं, यानी जितने जजेस वहाँ मौजूद थे वो सारे इंसाफ पसंद जज थे। अब जितने नए आने वाले जजेस हैं वो उनको आम तरीन जगहों पे आम तरीन पोजीशंस के ऊपर उनको रखा गया। तमाम अहम केसेस उनके सामने लगाए जाते हैं। मिसाल के तौर पे जस्टिस जहांगीरी, इन्हें अब काम से रोक दिया गया है। ये अदालत के अंदर जब समाअत हो रही थी तो बड़ी तादाद में वकला वहाँ पे मौजूद थे, तो अदालत में ऐसी कोई बात करने की कोई शायद ज़रूरत ही नहीं हुई जज साहबान की। ये दो रुकनी एक बेंच बना हुआ था और इसको भी हेड कर रहे थे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस डोगर। अब जस्टिस जहांगीरी वो जज हैं जिन्होंने सबसे पहले आवाज़ उठाई थी जिन जजों में कि एजेंसियां मुदाखलत करती हैं हमारे काम में, हमें दबाव में लेती हैं और हम पर असरअंदाज होती हैं हमारे फैसलों पर, लिहाजा जो एजेंसियां हरकतें कर रही हैं उनको रोका जाए। ये उन जजेस में से एक हैं। अब जब इन्होंने एजेंसियों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी तब से इनको दीवार के साथ लगाने का सिलसिला शुरू हो गया था। जस्टिस जहांगीरी पे एक तो इल्ज़ाम ये है या प्रॉब्लम ये है इनसे कि इन्होंने जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं अदालती मामलात में उनकी मुदाखलत को नापसंद किया था और उसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी। दूसरा, ये वही जज साहब हैं जो ट्रिब्यूनल थे, यानी इस्लामाबाद के जो तीनों हलके हैं वो इनके पास गए और इन्होंने रिकॉर्ड मंगवा लिया कि असली फॉर्म 45 लेकर आओ ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। तो उसको यानी इस दौरान में बहुत सारी, अब एस्टेब्लिशमेंट का प्रॉब्लम ये है ना, उन्होंने पूरा इलेक्शन ही चोरी किया हुआ है। पाकिस्तान का पूरा इलेक्शन एस्टेब्लिशमेंट ने चोरी करके हारने वाले उम्मीदवारों को दे दिया और PMLN की हुकूमत बना दी। अब ये जो है इस पे आर्टिकल 6 लगता है, ये संगीन गद्दारी का मुकदमा है। अब एस्टेब्लिशमेंट इससे बचना भी चाहती है। तो जस्टिस जहांगीरी जो है वो इसमें इंसाफ देने लगे थे और इस्लामाबाद की तीनों सीटों पे धांधली साबित होने लगी थी। और मैं आपको उन दिनों में ये कह रहा था कि अगर ये बंद टूट गया तो बहुत बड़ा सैलाब आएगा, फिर बाकी जगहों पे भी इंसाफ हो सकता है। लेकिन ये रास्ता बंद करने के लिए जस्टिस जहांगीरी के ऊपर एक इल्ज़ाम लगा दिया जी कि इनकी जो डिग्री है वो जाली है। मिसाल के तौर पे जब ये वकील बने तो इनकी डिग्री तब जाली नहीं थी। जब ये डिप्टी प्रोसिक्यूटर बने तब भी डिग्री ठीक थी। जब ये डिप्टी अटॉर्नी जनरल बने तब भी डिग्री ठीक थी। जब एडवोकेट जनरल बने तब भी डिग्री ठीक थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज बन गए तब भी डिग्री ठीक थी। बस जैसे ही इन्होंने 3 हलके खोले इस्लामाबाद के और जैसे ही इन्होंने आवाज़ उठाई कि जनाब एजेंसियां मुदाखलत कर रही हैं हमारे काम में, तो साथ ही डिग्री जो है वो फारिग कर दी गई। ये नाज़रीन हालात हैं। अब ये जो मामला चल रहा था अदालत में तो जस्टिस डोगर ने या उनके साथी जज ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब वो चैम्बर में पहुंच गए तो वहां से खबर आती है जनाब कि उनको काम से रोक दिया गया है। हालांकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में अभी पेंडिंग है। यानी यहाँ कुछ अहम सवालात उठ जाते हैं कि 1 साल 2 महीने के बाद आज पहली समाअत थी और मेडिकल ग्राउंड पर वकील भी पेश नहीं हुआ और साथी वकील पेश हुआ, उसने कोई हकायक भी पेश नहीं किए, ना कोई सवालात हुए ना जवाबात हुए। तो ये इतना बड़ा फैसला कैसे आ गया, ये सवाल सब उठा रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सर्विस जज से बगैर दलाइल बगैर नोटिस उनकी जुडिशल पावर कैसे वापस ले ली गई, ये भी सवाल है। मरियम नवाज खान साहबा ने भी बड़े अच्छे सवालात उठाए। कोई कानूनी माहिर इसकी मंतक समझा सकता है कि जब जस्टिस डोगर ने खुद कहा कि अभी तो एतराज़ात पर केस सुन रहे हैं, जज साहब को नोटिस भी नहीं किया, तो ये एक तरफा फैसले कैसे हो गया।
अदालत को यह भी तय करना था कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत के हतमी फैसले तक आईनी दरखास्त दायर भी हो सकती है या नहीं, फिर फैसला हो गया। यानी एक मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में है, जब तक वहां पे कोई मामला हल होता है या नहीं होता, तब तक क्या ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुना भी जा सकता है या नहीं। लेकिन क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश है और एस्टेब्लिशमेंट को ऐसे जजेस पसंद नहीं है जो इस वक्त कानून की, आइन की और इंसाफ की बात करें, लिहाजा एक और जज को रस्ते से हटाने का बंदोबस्त एस्टेब्लिशमेंट ने किया है। और ये सब पसंद और नापसंद की बुनियाद पे हो रहा है। सिर्फ जिद है एस्टेब्लिशमेंट की कि हमने इस मुल्क के हर इदारे को, हर शख्सियत को, हर सियासी जमात को, हर सहाफ़ी को, सबको हमने फतह करना है। कश्मीर फतह हो नहीं रहा और ये सारा पाकिस्तान के अंदर ही फतह के झंडे गाड़ते चले जा रहे हैं। बहरहाल ये एक बहुत बड़ी ज़्यादती है जो जज साहब के साथ कर दी गई है। मैं तो एक बात कहूँगा कि ये बारी बारी सबकी बारी, ये जितने जजेस इंसाफ और कानून के साथ खड़े होना चाहते हैं उन्हें इकट्ठा होना पड़ेगा। अगर वो इकट्ठे नहीं होंगे तो याद रखिएगा कि बारी बारी सबकी बारी, ये सारे जजेस ज़ेरे ताब आएंगे, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट की ब्रेकें कहीं नहीं लगनी। ईमान मज़ारी साहबा का लाइसेंस मनसूख करवाने के लिए इस्लामाबाद बार काउंसिल में एक शिकायत दायर, मुल्क की दुश्मन है जो हमेशा पिसे हुए तबकात, गरीबों की, कमजोरों की, जिन्हें दबाया गया उनके हक में बात करती है। अजीब दुश्मन है जो आइन की बात करती है, कानून की बात करती है, इंसाफ की बात करती है। तो ये तो कोई मुल्क दुश्मनी नहीं है, बल्कि इससे ज्यादा तो मुल्क की खिदमत कोई नहीं हो सकती। दूसरी जानिब ईमान मज़ारी साहबा ने यह किया कि जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को उन्होंने एक बाकायदा मुरासला भिजवाया था, एक तफसीलात सारी भेजी थी कि उन्हें नौकरी की जगह पे या उनके काम की जगह पे उन्हें हरासमेंट का सामना करना पड़ा और उनको हरास किया जस्टिस डोगर ने। तो उसके बाद उन्होंने दो जगह पे दरखास्त दी थी ना, एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दी थी जो कमेटी है हरासमेंट की, तो वो कमेटी तब्दील कर दी जस्टिस डोगर ने। अब यही मामला इन्होंने दोबारा लिखा उस लेटर के अंदर कि जनाब मैं हरासमेंट मेरी हुई है, मैंने दरखास्त दी है, जहां दरखास्त दी है वो कमेटी तब्दील कर दी और कमेटी भी उसने तब्दील की जिसके खिलाफ मैंने दरखास्त दी है। तो ये एक कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का एक मामला है। तो ईमान मज़ारी साहबा तो पीछे नहीं हट रही और मजीद आगे बढ़ रही है। चेयरमैन पीटीए को ओहदे से हटाने का फैसला दे दिया जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने। ये तफसीली फैसला 99 इसके भेजी था, लेकिन देखें इसके ऊपर क्या बात करनी है। कल जस्टिस डोगर बैठेंगे दोबारा और एक डीबी बिठाएंगे और इस फैसले को उड़ा देंगे, ज्यादा 1 2 3 दिन 4 दिन। ये फैसला नहीं टिकेगा, इसलिए कि इंसाफ और कानून के मुताबिक होने वाला हर वो फैसला जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को या किसी रिटायर्ड जर्नैल को भी सूट ना करता हो, ये रिटायर्ड जर्नैल है ना चेयरमैन पीटीए, तो इसको भी अगर सूट नहीं करता तो जस्टिस डोगर है ना, जस्टिस डोगर जनाब बैठेंगे और बैठ के इसको उड़ा देंगे अपने एक साथी जज के साथ अपील में। तो ये होना है और मैं आपको पहले से बता रहा हूं। नाज़रीन, पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो बहुत अजीब तरीके से तबाह बर्बाद हो गई है। मैंने मोहसिन नकवी की वजह से इसका बाइकआउट किया था, लेकिन अब इन्होंने एक बड़ी घटिया हरकत की है जिसकी वजह से मैं ये आपके सामने मामला रख रहा हूं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऐसा लगता है कि राय फरार इख्तियार कर रहा है। मोहसिन नकवी ने कहा जी हम ये टूर्नामेंट नहीं खेलेंगे, हम मैच ही नहीं खेलेंगे जब तक मैच रेफरी यहां पे रहेगा, इसको हटाओ। और वो इसलिए हटाओ कि इंडियन प्लेयर्स ने मैच जीतने के बाद पाकिस्तानी प्लेयर से हाथ नहीं मिलाया। भी जो इंडिया ने किया वो उनका ज़र्फ है, जो इंडिया ने किया वो उनकी औकात है, ये उनका बुग़्ज़ और उनकी नफरत है। और जब वो ये करेंगे तो दुनिया में उनको पजीराई तो नहीं मिलेगी ना। वो अपनी सियासत भी कर रहे हैं, अपना खेल भी खेल रहे हैं। आपको मैदान में उन्हें शिकस्त देनी थी, आपकी क्रिकेट टीम ने उनको मैदान में हराना था। अब मोहसिन नकवी को ये नजर आ रहा है कि ये टीम के साथ हराना मुश्किल है। देखें क्रिकेट है, इसमें अपसेट हो जाता है, हो सकता है कोई प्लेयर चल जाए और वन साइडेड वो मैच को जितवा दे, लेकिन मोहसिन नकवी ऐसा लगता है और पूरी टीम जो है वो शायद राय फरार इख्तियार कर रहे हैं। 21 तारीख को दोबारा मैच है इंडिया के साथ, ये कह रहे हैं जी अब हम टूर्नामेंट का ही बाइकआउट कर देंगे। क्यों? आप हारने से डर गए हैं? भाई पाकिस्तानी टीम को मुकाबला करना चाहिए, मैदान में जाके गेंद और बल्ले के साथ मुकाबला करें, इंडिया को हराएं। फिर आपकी चॉइस है कि आपने हाथ मिलाना है या नहीं मिलाना। आप हाथ नहीं मिलाएंगे तो हिसाब बराबर कर देंगे, आप हाथ मिलाएंगे तो आप भारत को इखलाकी मैदान में एक बड़ी शिकस्त दे देंगे। ये पाकिस्तान के पास ऑप्शन है। अब बजाय इसके कि मैदान में बेहतर ऑप्शन अडॉप्ट करने के, बहादुरी से मुकाबला करने के, मोहसिन नकवी ने मैदान छोड़ने का फैसला किया और ऐसा लगता है कि दौड़ लगा दी कि जो हम नहीं खेलते। ये तो बचकाना हरकतें हैं ना, ये तो वो हरकतें जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट करती है। ये सबको बांधो फिर मैं खेलूंगा, वरना मैं नहीं खेलूंगा। बंदूक मेरे हाथ में होनी चाहिए, दूसरे के हाथ में गुलेल भी नहीं होनी चाहिए, फिर मैं खेलूंगा। मैं जनाब हम बहुत सारी तादाद में होंगे और दूसरा आदमी निहत्था और अकेला होना चाहिए, फिर मैं उसको मारूंगा। यानी मुझे अकेले को उठाकर लेकर गए थे जेल से, फिर मुझे अकेले को इन्होंने बंद करके रखा। इतने सारे लोग थे वहां पे, तशद्दुद करने के लिए 1-1 दर्जन बंदे आ जाते हैं। तो ये आपको मैं सिंप्लीफाई करके बताऊं कि मोहसिन नकवी ने बुज़दिली का सबूत दिया। बहादुरी तो ये थी कि अपनी टीम को कहते कि मैदान में इंडिया को शिकस्त दो और फिर इस एटीट्यूड का बदला लो।
लेकिन आसान रास्ता है ना, लौट जाओ। तो पाकिस्तान टीम को खिलाना चाहिए 21 तारीख को मैच इंडिया के खिलाफ, और फिर उसमें जो भी नतीजा हो सो हो। अगर इंडिया दोबारा जीत जाता है और फिर वो हाथ नहीं मिलाता तो ये रिस्क शायद ये नहीं लेना चाह रहे। तो इमरान खान साहब एक बात कहते थे बड़ी इंटरेस्टिंग, वो हमेशा कहते थे कि हारता वो है जो हारने से डरता है, यानी जो हार का खौफ है वो आपको जीतने नहीं देता। ये प्रॉब्लम रहती है जिन लोगों को खौफ हो। इमरान खान साहब ने जेल से एक स्टेटमेंट और भी दिया है। ये बैरिस्टर सैयद अली जफर साहब मिले हैं, उन्होंने कहा जी इमरान खान से तफसीली मुलाकात हुई, अल्हम्दुलिल्लाह वो खैरियत से हैं। उन्होंने सबको खैबर पख्तूनख्वा के जलसे में भरपूर शिरकत की हदायत की है। इमरान खान ने कहा कि उन्हें झूठे और बेबुनियाद मुकदमात की कोई परवाह नहीं है। कल तोशाखाना केस में गवाहों के बयान से साबित हो गया कि वो झूठी गवाही दे रहे हैं। खुद कह दिया गवाह ने कि मुझे दबाव डाल के, मुझे डरा धमका के मुझे ये कहा गया कि ये वाली गवाही दो। इमरान खान के खिलाफ खुद एक गवाह ने खड़े होकर यह कहा अदालत में कि मुझे डरा धमका कर कहा गया, नतायज की धमकी मुझे मिली थी, तो मैंने वो कहा जो मैंने इमरान खान के खिलाफ कह दिया। फिर तो ये एक गवाह कल यहां तक पहुंच गया, लेकिन जज साहब कह रहे हैं फिर भी, और इमरान खान को तोशाखाना में इन्होंने सजा देनी है, उसके ना अब कुछ नजर आ रहे हैं, इशारे आ रहे हैं। यानी आज खबरें चलाई जा रही थी जानबूझकर तोशाखाना के हवाले से कि जनाब जरदारी ने जनाना कपड़े तोशाखाना में जमा करा दिए, मरियम ने दिया तोशाखाना में, शहबाज शरीफ ने इलेक्ट्रिक गाड़ी जमा करवा दी तोशाखाना में। तो ये तोशाखाना में जमा तो करवा दिया, लेकिन असल का एक तो सामने लेकर आओ कि शरीफ खानदान और जरदारी खानदान आज तक तोशाखाना से लेकर क्या क्या गया और कितने में लेकर गया। तोशाखाना से सबसे ज्यादा माल आज तक जो सियासी खानदान ले गए उनमें जरदारी खानदान और नवाज खानदान है। शरीफ खानदान और जरदारी खानदान ने सबसे ज्यादा हाथ साफ किया तोशाखाना पे। अभी ये जो फेवरेट वजीर आजम था निगरान एस्टेब्लिशमेंट का, ये काकड़, अनवारुल्लाह काकड़, ये कितने तोहफे तोशाखाना से लेकर गया, जरा वो भी पता करवा कर देख लें, आपको पता चल जाएगा। भर भर के तोहफे वो भी ले गया। चले आसिम मुनीर साहब ने ये टी शर्ट तो वापस कर दिया, लेकिन ये पता करें कि आर्मी चीफ को कितने तोहफे मिले हैं। यानी मुख्तलिफ आर्मी चीफ आते रहे ना, चले पिछले 5 या 10 आर्मी चीफ का रिकॉर्ड निकाल लें कि पिछले 10 आर्मी चीफ को तोशाखाना में टोटल कितने तहाइफ मिले हैं, और वो तहाइफ वो कितने पैसे देकर अपने अपने घर ले गए, और किस फार्मूले के तहत वो अपने अपने साथ ले गए। ये सवाल पूछा जाना चाहिए। ये होना चाहिए। मुशर्रफ दौर से शुरू कर लें, कियानी साहब को देख लें, उसके बाद राहील शरीफ को देख लें, कमर जावेद बाजवा को देख लें, फिर हाफिज आसिम मुनीर को देख लें कि इन्होंने कितने कितने तोहफे अपने घरों में लेकर गए। अब एक टी शर्ट जमा करवाया, ये सारी एक ना फेस सेविंग बनाई जा रही है और एक माहौल बनाया जा रहा है कि इमरान खान साहब को तोशाखाना में सजा देनी है, और ये इसके इशारे हैं। जिन्हें समझ आ जाए उनको आइडिया है कि अब क्या होने जा रहा है। बहरहाल इमरान खान साहब ने कहा कि कोई भी मुल्क जहां कानून की हुक्मरानी हो ऐसा केस फौरन खारिज कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि उनकी एहलिया बुशरा बीबी उनकी ताकत है, उन्हें सिर्फ इमरान खान को ज़हनी अजियत देने के लिए कैद तन्हाई में रखा गया है, मगर वो मजबूत हैं और अपनी जद्दोजहद से पीछे नहीं हटेंगी। खैर, सियासी खवातीन को इस तरह के सलूक का निशाना बनाना पाकिस्तान की माशरती रवायात के खिलाफ है और उसकी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। इमरान खान ने दौलत मुश्तरका यानी कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट के हवाले से भी गुफ्तगू की, जिसमें 8 फरवरी के इंतखाबात में वसी पैमाने पर धांधली साबित की गई और हुकूमत पर बुनियादी सियासी हुकूक जैसे कि आज़ादी इज़हार राय और इज्तिमात के इनेकाद पर पाबंदी का इल्ज़ाम लगाया गया है। इमरान खान ने कहा कि यह दुनिया की तारीख का सबसे ज़्यादा धांधली ज़दा और फ्रॉड इलेक्शन था। कोई भी बाइखलाक हुकूमत होती तो इस रिपोर्ट के बाद इस्तीफ़ा दे देती। नाज़रीन, ये रिपोर्ट जो है वो अमेरिका और बरतानिया के अखबारात में छप रही है और तनकीद भी हो रही है इस रिपोर्ट को लेकर दौलत मुश्तरका या जो कॉमनवेल्थ है उसके ऊपर कि जनाब ये रिपोर्ट इन्हें शाया करनी चाहिए थी, लेकिन आज पौने 2 साल हो गए हैं तो अब जाके ये रिपोर्ट लीक हुई है। तो कॉमनवेल्थ को ये रिपोर्ट पहले शाया करनी चाहिए थी। उनके ऊपर बहुत तनकीद हो रही है और तनकीद ये हो रही है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने अपना असर रसूख इस्तेमाल करते हुए ये रिपोर्ट रुकवाई थी। अब देखें ना, मुफ्त में तो रुकती नहीं है, ऐसा तो नहीं होता कि कॉमनवेल्थ आपकी रिपोर्ट रोक दे और मुफ्त में रोक दे। आपको हर चीज़ की कीमत अदा करनी पड़ती है ना। डोनाल्ड ट्रंप ने लंच करवाया था तो कोई लंच फ्री नहीं होता, पाकिस्तान को बहुत सारी मादनियात देनी पड़ी है, मुआहदे करने पड़े हैं एक ऐसी कंपनी के साथ जिसकी ये कैपेसिटी नहीं है, बहुत छोटी सी कंपनी है, बहुत मामूली उसकी हैसियत है, लेकिन अमेरिकी कंपनी है, उसके साथ इनको मुआहदा करना पड़ा और जैसे उन्होंने चाहा वैसे करना पड़ा। तो हर चीज़ की आपको कीमत देनी पड़ती है। अब इसराइल का मामला हो, ईरान का मामला हो, चाइना का मामला हो, रशिया का मामला हो, पाकिस्तान को बहुत सारी बातें अमेरिका की माननी पड़ेंगी, लंच जो किया हुआ है आपने। तो अब नाज़रीन, इस वक्त इमरान खान साहब का ये पैगाम आपने सुन लिया जो जेल से आया। पंजाब बार काउंसिल का एक इलेक्शन होने जा रहा है नाज़रीन, और ये जो पंजाब बार का इलेक्शन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पंजाब बार का इलेक्शन 1 नवंबर को हो रहा है। पंजाब बार का इलेक्शन अगले 5 साल में मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी या पामाली के लिए अहम होगा। अगर फतह इमरान खान की हो जाती है तो हुकूमत के लिए मसाइल पैदा हो जाएंगे मौजूदा रजीम के लिए, और अगर हुकूमती हमायत याफ्ता वकील जीत जाते हैं तो फिर 27वीं आइनी तरमीम समेत आइन में मजीद सुराख धड़ल्ले से किए जाएंगे। ये शाकिर महमूद साहब कह रहे हैं। तो क्योंकि देखें ना, आइन का बेड़ा गर्क तो पहले हो गया है, अब इनको मजीद हौसला चाहिए।
अपने बंदे जितवाने के लिए सर तोड़ कोशिश करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी अपना बंदा लेकर आए, हर जगह पे अपना बंदा लेकर आते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में यह हुआ कि जीते इमरान खान के नाम पे वोट लेकर और बाद में जाकर गोद में बैठ गए एस्टेब्लिशमेंट की, ये भी हुआ। तो अब यहां पे भी जो है वो देखना यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमायत याफ्ता उम्मीदवार जो है उनका अपना उम्मीदवार जीतता है या हुकूमत अपना उम्मीदवार जितवा पाती है। वुकला की जो तादाद है वो नो डाउट वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, उनकी सपोर्ट इधर है। आज अवाम हो, वकील हो, फौज हो, कोई इदारा हो, हर जगह बैठे हुए ज्यादातर लोग जो है 70-80% लोग वो इमरान खान के साथ खड़े हैं और अवाम में सबसे बड़ी तादाद है जो इमरान खान के साथ खड़ी है। एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त ये चाहती है कि दर्जा हरारत कुछ कम हो जाए, लेकिन इमरान खान साहब को स्पेस देने के मूड में दिखाई नहीं दे रहे। एस्टेब्लिशमेंट कहती है कि जरा थोड़ा दर्जा हरारत कम हो जाए, लोग जरा इकट्ठे हो जाएं, आपस में मिलकर बैठ जाएं ताकि कोई इस्तेहकाम आ जाए, क्योंकि जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा तब तक मुल्क में माशी इस्तेहकाम नहीं आएगा। 3.5 साल इन्होंने टकरे मार के देख लिया, लेकिन ये पाकिस्तान में इस्तेहकाम नहीं ला सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी कई लोग कहते हैं थोड़ा बहुत इमरान खान साहब पीछे हट जाएं, लेकिन इमरान खान साहब बिल्कुल स्पेस देने को तैयार नहीं है। वो नहीं मान रहे ये बात कि वो आसिम मुनीर से शिकस्त खाएंगे, बड़ी उनकी स्ट्रेट पॉलिसी है। नाज़रीन, गंडापुर एक मरतबा फिर अडियाला के बाहर पहुंच गए। अब अडियाला के बाहर वो जाते हैं, शो करते हैं कि मैं इमरान खान को मिलने आया हूं। ऐसे थोड़ी होती है मुलाकात। गंडापुर एक सूबे का वज़ीर आला है, वो अच्छी तरह जानते हैं कि मुलाकात करने के लिए उन्हें कौन सी चीज़ कहाँ से बंद करनी पड़ेगी। उन्हें पता है कि किस जगह पे वो रुकावट डालेंगे या किस जगह पे वो अपना पाँव जोर से ज़मीन पे रखेंगे तो फिर उनकी मुलाकात इमरान खान साहब से जेल में करवा दी जाएगी। ये गंडापुर साहब बहुत अच्छी तरह जानते हैं। वो सिर्फ ऐसा लगता है कि पब्लिक में एक गिमिक के तौर पर वो जाते हैं वहाँ पे जेल में, और जेल के बाहर वो कल भी गए थे, आज भी गए हैं। वो सिर्फ इस तरह के भी मैं वहाँ गया हूँ, मुझे मिलने नहीं दे रहे, सिर्फ शो ऑफ करने के लिए। लेकिन मिलने का ये तरीका नहीं है। वो एक वज़ीर आला है, वो बहुत अच्छी तरह जानता है कि मिलने का तरीका क्या है। इसमें कुछ तरीके जो है वो माजी में जुनैद अकबर साहब भी बता चुके हैं कि कौन सी जगह कहाँ से अगर बंद की जाए तो कितनी दर्द होती है और मामला कहाँ तक पहुँचता है। तो वो वफाक के साथ ऐसा कुछ कर सकते हैं कि फौरी तौर पे वफाक मजबूर हो जाए गंडापुर की इमरान खान साहब से मुलाकात करवाने के लिए। मगर सवाल ये है कि क्या गंडापुर की नीयत भी है इमरान खान को मिलने की जेल में जाकर? बड़ा सवाल तो ये है। आज बड़े अरसे से जो पब्लिक में एक शिकायत थी, जो लोग बहुत ज़्यादा रोला डाल रहे थे, जो लोग बहुत ज़्यादा गिला कर रहे थे और गंडापुर साहब की बहुत बदनामी हो रही थी, उसको टैकल करने के लिए तो वो जेल के बाहर पहुंच गए। लेकिन क्या जेल के बाहर बैठने से उनकी इमरान खान से मुलाकात हो जाएगी? जो असल रास्ता है इमरान खान साहब से मुलाकात का, वो कहीं और उनको दबाव डालना पड़ेगा और कुछ अमली इकदाम करने पड़ेंगे। और वो वज़ीर आला है, वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं। मैं यहाँ पे कहूँगा तो लोग कहेंगे ये आइडियाज़ दे रहा है, ये इंस्टिगेट कर रहा है। गंडापुर खुद जानते हैं और इसके बारे में पहले बात हो भी चुकी है। नाज़रीन, ईरान ने मजम्मत नहीं की थी, मुरम्मत की थी जब इसराइल ने ईरान पे अटैक किया था। अरब ममालिक इकट्ठे हुए, इन्होंने बैठे, खाया पिया, मुज़ाकरात किए, पाकिस्तानी भी गए, सारे आ गए और फिर बाद में एक बयानिया भी आ गया, एक स्टेटमेंट भी आ गया। लेकिन वो स्टेटमेंट यही है कि अब के फिर मार के देखना, फिर हम बताएंगे। या आप ये समझ लें कि कोई बस बहुत कमज़ोर सही बयानिया था। अरब जो है ना वो बहुत समझदार है, वो कारोबार करते हैं, वो पैसा वैसा बना रहे हैं, उनके मुल्क बहुत तरक्की कर चुके हैं। वो ये जानते हैं कि उनके पास पैसा है और उनके पास दौलत है, इससे वो दुनिया को कंट्रोल करते हैं अपने आसपास। तो उन्हें लड़ने का शौक नहीं है। वो जानते हैं कि लड़ाई होगी तो बहुत नुकसान हो जाएगा, लिहाजा वो इसराइल के साथ किसी जंग में जाना नहीं चाहते। अब पाकिस्तान जैसा मुल्क या कोई इस तरह के और मुल्क हो तो वो एडवेंचर को एंजॉय कर सकते हैं कि ये लड़ाई हो जाए, हमारा इसमें फ़ायदा निकल आए। लेकिन अरब ममालिक मुझे नहीं लगता कि वो लड़ाई की तरफ जाएंगे। और अभी तो कुछ लोग ऐसे आइडियाज़ दे रहे हैं बहुत अजीब कि जी अरब ममालिक जो है ना पाकिस्तान की मीशत संभाल ले और पाकिस्तान उनका दिफा संभाल ले। ये अजीबोगरीब बात कर दी है। पाकिस्तान उनका दिफा संभाल ले क्यों भाई? पाकिस्तान पहले अपना दिफा तो संभाल ले। अगर पाकिस्तान की ऐसी ज़बरदस्त दिफाई कुव्वत है तो हमें कश्मीर आज़ाद करवाना चाहिए ना। पहले अरबों की हिफाजत करने से पहले हमें कश्मीरियों की हिफाजत करनी चाहिए। और अरब वैसे भी आपको जितना मर्जी पैसा दे दें, आपकी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो ये डकार जाएगी पैसा। इससे पहले पाकिस्तान को पैसा कम मिला, पूरी दुनिया से हमने कर्जे लिए हुए हैं, दुनिया के बेशतर इदारों के और मुल्कों के हमने कर्जे देने। तो वो जिन्होंने हमें इमदादें दी हुई हैं, कर्जे दिए हुए हैं, वो इतना पैसा पाकिस्तान में आया तो पाकिस्तान कहाँ गया? कहीं भी नहीं पहुंचा। पाकिस्तान को खुद आगे बढ़ना पड़ेगा। कोई हमारी मईशत नहीं संभालेगा, हमें खुद अपनी मईशत संभालनी पड़ेगी, खुद अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा। वरना बाहर से जितना भी पैसा आएगा आपकी एस्टेब्लिशमेंट डकार जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।